आज हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट देने वाले हैं और उससे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को रिलेट करता हो और इनर्शिया ऑफ मोशन को। तो पिछले जो वीडियो था उसमें मैं बना चुका था न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, और उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट की जो दो टाइप है, इनर्शिया की जो दो टाइप है, जिसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे और इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे, उसके बारे में जान चुके थे। तो देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट until an external force is applied to change its state of motion और रेस्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो वो तब तक रेस्ट या मोशन में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। यदि एक्सटर्नल रेस्ट में है और उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और यदि वो मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा जब तक कि आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, कोई अपोज ना करें। तो देखिए उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो क्या एग्जाम्पल है और कुछ कंसेप्ट है। व्हेन अ ट्रेन इज सडनली स्टार्ट्स द पैसेंजर फॉल्स क्या बैकवर्ड। सिर्फ ट्रेन की ही कंडीशन नहीं है। मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं और सडनली बाइक को एक्सीलरेटर दे दिए अचानक, तो क्या करेगा, जो हमारे जो पीछे बैठा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स बैकवर्ड। तो ये एग्जाम्पल जो हो गया वो एग्जाम्पल किसका हो गया, रेस्ट का हो गया। सपोज कीजिए हम बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते चलाते अचानक ब्रेक मारेंगे तो हम लोग आगे की ओर झुक जाएंगे। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेन मान लीजिए सडनली स्टार्ट हुआ, ठीक है, सडनली स्टार्ट्स मूविंग, अचानक वो मूव करना, चलना स्टार्ट किया, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर आ जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट until and unless an external force is applied to change its state of rest। एक फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और वो क्या करे, उसके स्टेट को चेंज कर दे। यदि वो रेस्ट में है तो मोशन में कर दे और यदि मोशन में है तो रेस्ट में कर दे। तो उसी तरह से यदि हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन अचानक स्टार्ट कर दे चलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पीछे की ओर भाग जाते हैं, पीछे की ओर आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन क्या है, रेस्ट में है, तो हमारा बॉडी जो है, निचला पोर्शन बॉडी का, वो भी रेस्ट में रहना चाहता है। क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट यही कहता है, यदि रेस्ट में है तो भैया कंटिन्यू रेस्ट में रहिए। लेकिन अचानक स्टार्ट होने के बाद हमारा जो अगला पोर्शन है वो मोशन में रहना चाहता है, मोशन में आ जाता है, जबकि निचला पोर्शन रेस्ट में आ जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉल्स बैकवर्ड। तो इसी तरह का है नेक्स्ट एग्जाम्पल, कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक द डस्ट कम्स आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कारपेट, और कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक, और कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक द डस्ट कम्स आउट। तो डस्ट क्या होता है, द डस्ट कम्स आउट। यदि हम लोग कारपेट को पीटते हैं, यदि हम लोग कारपेट को पीट रहे हैं ऐसे करके, तो चूंकि इस कारपेट में डस्ट लगा हुआ है और वो क्या रहना चाहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट के कारण से कंटिन्यू रेस्ट में रहना चाहेगा। लेकिन यदि उस कारपेट को हम लोग क्या करते हैं, स्टिक डंडे से पीटते हैं, कारपेट आगे बढ़ गया, मोशन में आ गया, जबकि जो डस्ट था उसमें चिपका हुआ था वो ऑलवेज रेस्ट में रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से। तो कारपेट तो आगे बढ़ गया लेकिन डस्ट रेस्ट में रहने के कारण क्या हो गया, वो नीचे गिर गया। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि व्हेन अ ट्री इज सेकंड, जैसे ट्री को हम लोग सेक करते हैं, द फ्रूट्स क्या हो जाएगा, फॉल डाउन। यदि हम लोग किसी भी पेड़ को, किसी भी ट्री को, ऐसा नहीं है कि एकदम मोटा सा ट्री, किसी भी ट्री को हम लोग झकझोरते हैं, हिलाते हैं, सेक करते हैं तो फल नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों, सिंपल से एक वर्ड में बोलेंगे इसका आंसर, तो ड्यू टू एनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। पेड़ को हम लोग क्या किए, हिलाएं, तो पेड़ क्या किया, आगे बढ़ गया ड्यू टू एनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। पेड़ तो आगे बढ़ गया, उसका जो ब्रांचेस था, डाल
वो आगे बढ़ गया, लेकिन फल जो उसमें लटका हुआ था वो रेस्ट में रह गया। रेस्ट में रहने के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि वो फल हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, जबकि उसका ब्रांच जो है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे चल गया। तो इस तरह से क्या होगा, वो आगे चल गया, जबकि फल क्या था, रेस्ट में था, तो फल नीचे गिर गया। तो ये सब सारा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, तो ये सारा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, एक ग्लास लिए, उसमें पानी डाल दिए, उसके ऊपर में क्या रख दिए, कार्डबोर्ड रख दिए, उसके ऊपर में कॉइन रख दिए। अब हम लोग क्या किए, उस कार्डबोर्ड को बीट किए, स्ट्राइक किए, तो वो क्या हो गया, कार्डबोर्ड मोशन में आ गया, लेकिन उसके ऊपर में रखा हुआ जो कॉइन था वो रेस्ट में रह गया, जिसके कारण से क्या हुआ, वो जो कार्डबोर्ड था वो आगे चला गया और वो जो कॉइन था पानी के अंदर चला गया, क्योंकि वो क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड है, उसको पीट दिए तो कार्डबोर्ड क्या आ गया, ये जो कार्डबोर्ड था वो मोशन में आ गया, इसके ऊपर में कॉइन रखा हुआ, तो इस कार्डबोर्ड को जैसे ही हम लोग बीट किए तो कार्डबोर्ड इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे चला गया, जबकि कॉइन क्या था, एज रिमेन रेस्ट में था, तो कॉइन नीचे गिर गया और कार्डबोर्ड आगे चल गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये सब सारा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो इसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन देखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, और एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद क्या होगा, उसका स्टेट को वो चेंज कर जाएगा, उसके स्टेट को चेंज कर जाएगा। मतलब मोशन में है तो वो क्या होगा, उसकी स्टेट रेस्ट में आ जाएगा। तो इफ़ अ बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ मोशन, it will remain in a state of motion if an external force is applied on the body to change the state of its motion। इसका मतलब ये हुआ कि वो मोशन में है और फोर्स लगा दिए एक्सटर्नल, तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यदि मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, यदि हम लोग सपोज कीजिए, व्हेन अ ट्रेन इज सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड। यदि ट्रेन चल रही है और अचानक ब्रेक लगा तो पैसेंजर क्या हो जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा। जैसे बस में भी यही कंडीशन है, बस चल रही है, सडनली क्या हुआ, ब्रेक मार दिया, तो जो पैसेंजर था वो क्या चला गया, आगे की ओर गिर गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्या अप्लाई होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि बस मोशन में है तो हमारा जो निचला पोर्शन है वो भी मोशन में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जबकि ब्रेक लगने के बाद ये जो पार्ट है, ऊपर का पार्ट, वो रेस्ट में रहना चाहता है, जिसके कारण से क्या होता है, पैसेंजर आगे की ओर गिर जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये सारा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का, एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके बाद आता है मोमेंटम के बारे में। तो हम लोग इसके बाद क्या जानेंगे, मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो चलिए कुछ मोमेंटम हम लोग पढ़ते हैं, कुछ मोमेंटम कंसेप्ट लेते हैं और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन अ पैसेंजर जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन, ही फॉल्स डाउन। यदि कोई पैसेंजर चलती हुई ट्रेन से उतरता है तो वो गिर जाता है, या कोई भी ट्रेन क्या है, चलती हुई बस से यदि वो कूदता है या उतरता है तो वो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। ऐसा क्यों? तो चलती बस से उतरने में भी क्या है, आपको ट्रिक्स चाहिए। जैसे जनरली कंडक्टर लोग, खलासी लोग चलती बस से भी उतर जाता है, कुछ नहीं होता, उसके पीछे क्या है, एक रीजन है। समझ जाइए, एक तरह से उन लोग क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में जाना हुआ है। अरे ऐसे ही बोल दिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस जो है, बस ऑलरेडी मोशन में है और आप डायरेक्ट उतरते हैं तो आपका जो पाँव है वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। जबकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से आपका बॉडी जो है क्या रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? ऑलवेज मोशन में रहना चाहेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी वो उसका स्टेट चेंज होता है। तो चलती बस से हम अचानक चलती बस से उतर गए या कूद गए तो क्या होता है, हम लोग गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो मोशन में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से। जो बस मूव कर रही है, बस चल रही है तो मोशन में है, हमारा बॉडी भी मोशन में है। लेकिन सडनली हम लोग क्या किए, चलती बस से कूद गए तो हमारा जो निचला पोर्शन है वो अर्थ के कांटेक्ट में आके क्या, रेस्ट में रहना चाहता है।
जबकि हमारा ऊपर वाला बॉडी जो पार्ट है, जो हमारा बॉडी पार्ट है, रेस्ट बॉडी पार्ट है, वो मोशन में रहना चाहता है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, गिर जाते हैं। यही रीजन है ट्रेन का भी। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, जिस डायरेक्शन में बस चल रही है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, कुछ देर तक 2-3 मिनट तक आपको क्या करना पड़ता है, कूदना, ऐसे करके कूदना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो निचला पोर्शन है वो भी मोशन में आ गया। फिर धीरे धीरे अपने आप को क्या करना होता है, स्लो करना होता है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, नहीं गिरेंगे, नहीं चोट लगेगा। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट था और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों हो चुका। अब इसके बाद आता है मोमेंटम, जिसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ किसका, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए हम लोग अब जानने वाले हैं, क्या जानने वाले, मोमेंटम बोले या लीनियर मोमेंटम बोले, और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके न्यूटन्स सेकेंड लॉ करेंगे। तो चलिए देखिए, बने रहिए। अगला टॉपिक है लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम। अब हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में जानेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या है या मोमेंटम क्या है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और सिंपली मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम क्या होता है, दोनों सेम वर्ड, दोनों सेम मीनिंग है। मोमेंटम क्या होता है, ये जो होता है वो क्या है, इट इज द प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। ये प्रोडक्ट, तो ये किसका प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है मास का और उसके वेलोसिटी का। कौन, मोमेंटम। वेलोसिटी जो होता है, देखिए जब मास और वेलोसिटी दोनों को मिलाएंगे, दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो क्या बनता है, मोमेंटम। पहले से जान लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो प्रोडक्ट है किसका, मास। तो मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, तो इसे पी से, इट इज डिनोटेड बाय पी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम क्या हो गया, तो मोमेंटम हो गया मास और वेलोसिटी। क्या हो गया, मास और वेलोसिटी। तो P इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू भी। तो P इक्वल टू m इंटू भी। तो P इक्वल टू m इंटू भी, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोमेंटम। अब हम लोग बात करेंगे इसकी SI यूनिट के बारे में। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। यदि CGS के बारे में बात करें, कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए मोमेंटम जो है उसमें दो चीज़ मिला होता है। क्या क्या मिला होता है, मास होता है और वेलोसिटी होता है। याद रखिएगा, कोई भी मूविंग बॉडी जो होता है, कोई भी मूविंग बॉडी जो है, मान लीजिए ये जो मूविंग बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। जो मूविंग बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, किसके डायरेक्टली होता है, तो मास के। जितना मास होगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही फास्ट होगा। तो मूविंग बॉडी जो चलता हुआ जो बॉडी है, मूव कर रहा होता, मोशन में होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। मास ज़्यादा है तो वो बॉडी ज़्यादा मूव करेगा, मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे मान लीजिए एक कार है, मान लीजिए 100 cc का, 100 kg का है, और एक साइकिल है मान लीजिए 15 kg का है। तो किस में ज़्यादा मोमेंटम होगा, मान लीजिए मोमेंटम जो होता है वो डिपेंड करता है मास पे। मोर द मास मोर विल बी द मोमेंटम। अब मान लीजिए एक साइकिल को ले लिए और वो साइकिल जो है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है और उसकी मास कितना है, मान लीजिए 20 kg। जबकि बाइक जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और उसकी मास कितना है, 100 kg। तो ऑब्वियसली दोनों में से किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो जिसकी मास ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द मोमेंटम। मतलब जिसका जितना ज़्यादा मास है, इसका मतलब बोल सकते हैं मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास पे। मोमेंटम जो है, ये जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो भी मास का, क्योंकि मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू भी, ये डिपेंड करता मास पे और ये वेलोसिटी दोनों पे।
अब एक छोटा सा स्टोन का टुकड़ा है, ठीक है, जबकि उसकी मास बहुत कम है, लेकिन फिर भी फेंक के मारेंगे तो चोट लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें न केवल मास है बल्कि वो वेलोसिटी भी गेन किए हुए हैं। इसलिए जब दोनों मिल जाएगा, जब दोनों का प्रोडक्ट होगा तो क्या बनता है? मोमेंटम। इसलिए वो चोट लगता है उस पर। जैसे कोई एक कराटे प्लेयर है, तो कराटे प्लेयर है, एक ही बार में वो किसी भी स्लैब को, मान लीजिए आइस का स्लैब को तोड़ सकता है। ऐसा क्यों? एक ही बार में, ठीक है, आप ट्राई मत कर लीजिए, एक ही बार में वो स्लैब को तोड़ सकता है। ऐसा क्यों? अब देखिएगा, वो धीरे से नहीं मारता है, वो फास्ट मूविंग करता है, वो फास्ट कस के, मतलब वेलोसिटी के साथ में, मैक्सिमम वेलोसिटी जितना हो सके। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए हमारा ये जो सिंगल बो जिसको बोलते हैं, इसका कुछ तो मास होगा और फास्ट मूविंग मतलब वेलोसिटी, एकदम एक बार में सिंगल बो जिसको बोलते हैं, एक बार में वो तोड़ देता है। जो कराटे प्लेयर एक्सपर्ट होता है, सिखाता है वो। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उसमें कुछ तो मास है और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्या बन गया? वो मोमेंटम, मतलब लार्ज मोमेंटम, उसे मोमेंटम मिल गया, जिसके कारण से वो क्या होता है? एक ही बार में उस स्लैब को तोड़ सकता है वो, एक ही बार में, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब एक क्रिकेट बॉल, एक मान लीजिए एक क्रिकेट बॉल है जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है, मान लीजिए रबड़ का बॉल है, लेकिन उसको जो बैट्समैन जब हिट करता है लार्ज वेलोसिटी के साथ में, तो फिर भी कैच पकड़ने में अच्छे से नहीं पकड़ने में चोट लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज मोमेंटम को गेन कर लेता है। मोमेंटम कहने का मतलब उसमें कुछ मास है और उसको हम लोग क्या किए? बहुत तेज़ी के साथ में बैट से हिट किए, लार्ज वेलोसिटी के साथ में, तो दोनों मिल गया, क्या बन गया? वो मोमेंटम बन गया। इस कारण से क्या होता है? उसमें चोट लगता है, वो चोट लगता है। अब मान लीजिए एक कार है, वो पार्किंग में खड़ी है और उसके आगे में जाके हम लोग बोलेंगे ठोकर लग जाओ, ठोकर मार दो, लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ उसमें क्या है? मास है। लेकिन वही कार जब स्पीड के साथ में, वेलोसिटी के साथ में मान लीजिए चल रहा है, कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपको हर्ट कर जाएगा, आपको चोट लग जाएगा, क्योंकि उसमें मोमेंटम आ गया, मोमेंटम को गेन कर लिया। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने में, ये मान लीजिए एसआई यूनिट था। यदि कोई बोलेगा सीजीएस यूनिट कितना होता है, तो होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किसका हो गया? तो ये सारा होता है मोमेंटम का। और अभी हम लोग मोमेंटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ जानते हैं। तो मोमेंटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मोमेंटम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोमेंटम। मान लीजिए हम लोग को मोमेंटम फाइंड करना है कि मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। मास दिया है, सपोज कीजिए इसकी मास दिया है 75 kg और वेलोसिटी दे दिया मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे? यही सब क्वेश्चन रहेगा। तो मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है? m इंटू भी। देखिए मास कितना है? 75 kg, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया? 150 kg मीटर पर सेकेंड। यही है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए मोमेंटम दे दिया है, मोमेंटम P दे दिया है 150 kg मीटर पर सेकेंड। इस बार क्या दिया है? मोमेंटम दिया है, और सपोज कर लीजिए वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो बोला जा रहा मास कितना होगा। तो इस कंडीशन में जैसा कि पता है मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू भी, मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दिए 150 kg मीटर पर सेकेंड। मास नहीं पता है लेकिन वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, मास मास कैंसिल हो गया। 150/2 kg इक्वल टू m, मतलब m कितना आ गया? तो m आ गया 75 kg। m कितना आ गया? तो m आ गया 75 kg। तो इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। अब इसके बाद आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद क्या आता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मान लीजिए एक लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक हैवी ऑब्जेक्ट है। लाइट ऑब्जेक्ट है और हैवी ऑब्जेक्ट है, जबकि दोनों की मोमेंटम सेम है।
ठीक है, दोनों के मोमेंटम मान लीजिए या वेलोसिटी। तो अब हम लोग ये देखेंगे, इसी से रिलेट करेंगे न्यूटन्स लॉ को। और भी न्यूटन्स लॉ चूँकि फर्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, सेकेंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ होता क्या है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ देखिए, अब हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे। सपोज कीजिए दो बॉडी है, एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है। दो लाइट बॉडी मान लीजिए, दो बॉडी ए और बी, एक लाइट है और एक हैवी बॉडी है। ये लाइट बॉडी है और ये हैवी बॉडी है। अब दोनों में सेम फोर्स लगा, मान लीजिए 10 न्यूटन की फोर्स लगा दिए और इसमें भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा दिए। तो जो लाइट बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये इसकी जो वेलोसिटी है मान लीजिए v, वो ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हैवी बॉडी है उसका क्या हो जाएगा? उसकी जो वेलोसिटी है लेस हो जाएगा देन लाइटर बॉडी। बट फिर भी दोनों में क्या है? फिर भी दोनों में सेम मोमेंटम गेन करेगा वो। फिर भी दोनों में क्या हो जाएगा? फिर भी दोनों में सेम मोमेंटम गेन कर लेगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेट करेंगे। और न्यूटन सेकेंड लॉ यही कहता है, वो क्या करता है? न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ, वो रिलेट करता है किसके बीच में? मास और एक्सेलरेशन के बीच में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ रिलेट करता है, क्या रिलेट करता है? रिलेशन बिटवीन मास। ये रिलेशन बिटवीन मास एंड एक्सेलरेशन के बीच में क्या करता है? वो रिलेशन बिल्ड करता है, रिलेट करता है मास को एक्सेलरेशन के साथ में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? रेट ऑफ चेंज, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो इसे हम लोग अभी लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो फोर्स अप्लाई करेंगे, टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। लेकिन वो फोर्स कहाँ लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जहाँ पे लग रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। इसी को आगे लेके बढ़ाएंगे और इसी से रिलेट करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ को। कोई पूछेगा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, तो बोलिएगा वो रिलेट करता है मास को एक्सेलरेशन के साथ में। तो कैसे रिलेट करता है? तो वो रिलेट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टू द अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्ट्स। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड फोर्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। एंड दे टेक पार्ट, क्या लेगा वो? एंड दे टेक पार्ट एंड देन टेक प्लेस, ऐसे बोल सकते हैं।
and take place in the direction of force, ठीक है, जो लग रहा है उसमें, which acts। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन मोमेंटम, देखिएगा ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये टी, मतलब ये जो फोर्स है यहाँ पे बोल सकते हैं, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। देखिए v माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू बाई टी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यही तो बोलते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो a इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस यू बाई टी, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, हम वहीं पे लिखे। अब यहाँ पर क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, उसको चेंज करेंगे, अब उसी से एक रिलेशन बनेगा। तो देखिए f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह पे कांस्टेंट डालेंगे, जैसा कि पता है ये यहाँ पे क्या है, k कांस्टेंट डाल दिए, क्या डाल दिए, k इज अ कांस्टेंट। और k की जो वैल्यू होता है, जो k की वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ k इन SI, क्या लेते हैं हम लोग SI यूनिट में, 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। जो k की जो वैल्यू था, उस k की वैल्यू को हम लोग क्या ले लिए, 1 ले लिए, और k के इक्वल में 1 लिख दिए हम लोग। तो क्या बन गया, ये बन गया F इक्वल टू m इंटू ए। यही हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ। F इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बोलेगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ को लिखिए और मैथमेटिकली उसे एक्सप्रेस कीजिए। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ज़्यादा होगा, फोर्स भी ज़्यादा, मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, ये मास और एक्सेलरेशन पे। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन गया कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास होता है, और एक्सेलरेशन होता है उसका प्रोडक्ट होता है। देखिए यहाँ पे ये जो फोर्स है यही तो न्यूटन सेकेंड लॉ है। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होगा न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू द अप्लाइड फोर्स, एंड दे टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्ट्स। इसी से हम लोग क्या रिलेशन किए कि फोर्स क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है, प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करें फोर्स की SI यूनिट, यहीं से निकलता है कि फोर्स की SI यूनिट क्या होता है, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन हो गया है। फोर्स क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास के और एक्सेलरेशन के। कौन, फोर्स। कैसे समझ में आ गया, ये जो फार्मूला था, अब इस फार्मूला को लिख सकते हैं हम लोग F इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ पे लिखे हैं ऑलरेडी। अब हम यहाँ से चाहें तो एक रिलेट कर सकते हैं, A इक्वल टू क्या होता है, F बाई एम, A इक्वल टू F बाई एम। ठीक है, अब हमें मान लीजिए यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसका मतलब फोर्स दिया रहेगा। अब यहाँ से हम लोग इसकी SI यूनिट को फाइंड करते हैं। तो देखिए SI यूनिट, और आप लोग सभी को पता भी होगा फोर्स की SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही होता है। SI यूनिट ऑफ फोर्स
क्या होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। कैसे न्यूटन होता है, मास की केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलकर क्या बनता है, यही बनता है न्यूटन। यही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलकर क्या बनता है, यही बनता है हमारा न्यूटन। अब हम यहां से चाहें तो 1 न्यूटन की डिफिनीशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम लोग यही देखने वाले हैं कि 1 न्यूटन होता क्या है। तो चलिए देखिए यहां पे, मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाएगा 1 न्यूटन, तो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन था। 1 न्यूटन, मास का 1 केजी, एक्सलरेशन का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन वो ऐसा फोर्स है जो 1 केजी के मास पे लगे तो क्या करे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलरेशन प्रोड्यूस करे। 1 केजी का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगा तो वो क्या किया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलरेशन प्रोड्यूस किया। तो वो क्या कहना है, वही कहना है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन, अब 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 टू द पावर 5। हम लोग चाहें तो इसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फोर्स फाइंड करना है तो मास चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। मान लीजिए यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फोर्स चाहिए और मास चाहिए। फोर्स न्यूटन में होगा और कैसे बनता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनता है, मास की केजी होता है, कट जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक्सेलरेशन के इक्वल में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। तो ठीक है, 1 न्यूटन की डिफिनीशन क्या आ गया कि 1 न्यूटन इज दैट टाइप ऑफ फोर्स which acts on an object of mass 1 kg, it produces an acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब 1 न्यूटन वैसा फोर्स है जो 1 केजी के ऑब्जेक्ट पर लगे और उसकी एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा 1 न्यूटन। अब कोई पूछेगा 1 न्यूटन, हम यहाँ चाहें तो इसकी ऐसा यूनिट की जगह में CGS यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए इसकी CGS यूनिट आपको लिखना है, तो ये ऐसा यूनिट है। फोर्स की CGS यूनिट क्या होता है पूछ दे, ये जो फोर्स है इसकी CGS यूनिट तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास को ग्राम में ले लिए, ठीक है, ये सेंटीमीटर में हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो मिलकर क्या बनता है, कहीं पे यहाँ पे लिख सकते हैं, जो मिलकर बनता है डाइन। तो इसकी CGS यूनिट क्या हो गया, तो CGS यूनिट हो गया डाइन। किसकी CGS यूनिट, फोर्स की CGS यूनिट कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, डाइन बोलेंगे। तो ये था हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ और उसका एक्सप्रेस मतलब मैथमेटिकली क्या किए, उसके एक्सप्रेस किए, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किए हैं। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो बने रहिए। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। मान लीजिए फोर्स फाइंड करना है, फोर्स इक्वल टू वाट। मान लीजिए मास दिया गया है 10 kg, एक्सलरेशन कुछ दे दिए, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला जा रहा है इसकी फोर्स कितना होगा, तो इसकी फोर्स कितना होगा, कौन सा फार्मूला हमें पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू m इंटू ए। ये मान लीजिए 10 kg है और ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 टू या 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा, न्यूटन। ठीक है, आप पूछेगा इसे डाइन में चेंज कर दीजिए, तो 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है सपोज कीजिए फोर्स दिया है 100 न्यूटन, ठीक है, और पूछा जा रहा है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, वाट। लेकिन इसकी मास दिया गया मान लीजिए 10 kg। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए F इक्वल टू, जैसा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू m इंटू ए, ये होगा हमारा 100 न्यूटन, मास अननोन है, ये हो गया सॉरी मास गिवन है 10 kg, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये हो गया 100/10 इक्वल टू a। यहाँ न्यूटन था, मतलब न्यूटन कैसे बनता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये kg मीटर बाई क्या हो जाएगा, मास कितना है kg,
और ये सेकेंड स्क्वायर। यही तो था हमारा 10 kg, नीचे शिफ्ट कर दिए। और न्यूटन कैसे बनता है? तो न्यूटन बनता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg कट गया, 0 0 कट गया, तो ए कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? छोटा छोटा क्वेश्चन जो है उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक अच्छा कोई क्वेश्चन देख लें हम लोग। तो चलिए बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन क्या गिवन है? बोला जा रहा फोर्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? फोर्स, मतलब एफ फाइंड करना है। ठीक है। रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, टाइम भी दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और भी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स u कितना? इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है। और वो कितने वेलोसिटी को गेन कर लेता है? 30 मीटर पर सेकेंड। कब? कितना फोर्स लगा दिए हम उस पर, उस कार पे कितना फोर्स लगा दिए ताकि उसकी वेलोसिटी कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। और वो स्टार्ट से रेस्ट में आ गया। जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब रेस्ट में था, धक्का मार दिए। तो कितना धक्का मारे, कितने का फोर्स लगाए? टाइम भी पता है यहाँ पे। तो हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स। जैसा कि पता है फोर्स के लिए क्या होता है? F इक्वल टू m इंटू ए, दैट मीन्स मास। ठीक है। क्या चाहिए यहाँ पे? मास है क्या? कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार। इसका मतलब ये है सबसे पहले u, v और t, तो a तो निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन में मास होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि कुछ मास ले लेते हैं हम लोग। मास नहीं दिया गया, मान लीजिए इसकी मास है 1500 kg, कार की मास दिया है। तो मान लीजिए इसकी मास है 1500 kg। तो अब हमारे पास मास तो हो गया 1500 kg, बट एक्सेलरेशन है क्या आपके पास में? एक्सेलरेशन तो नहीं है। मतलब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? जैसा कि पता है a इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है? v हमारे पास में 30 माइनस 0 बाई 10 10 10। चलिए तो 30 बाई 10 का मतलब हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कर दिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन गया 15 3 जा 45 00 न्यूटन। इतने का फोर्स लगेगा उस कार में, तब जाके वो 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट F इक्वल टू m इंटू ए पे बेस्ड नहीं है। आपको क्या लगाना पड़ा? इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूरा एक ट्रक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। फिर बोला रोल्स डाउन अ हिल, हिल पे क्या कर रहा है? लुढ़क रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में। और लुढ़कते लुढ़कते कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 400। मतलब s कितना आ गया? 400 मीटर। टाइम कितना है? 20 सेकेंड। ठीक है। तो बोला जा रहा है इसकी एक्सेलरेशन कितना होगा और इसकी फोर्स कितना होगा, जबकि मास m क्या है? 7 मेट्रिक टन। 7 मेट्रिक टन का मतलब हो गया 7000 kg। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब चलिए इसका आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है? फोर्स। पहले एक्सेलरेशन पूछा है, तो चलिए कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। हमारे पास v भी नहीं है। ठीक है, u तो है लेकिन v तो है नहीं, t बट है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें पता है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन तो पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। उसी में से कोई एक अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यूज करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s पता है क्या? दिख रहा है? दिख रहा है, यस दिख रहा है। u पता है, दिख रहा है। t भी पता है, ठीक है। a पता है, नहीं पता है। t पता है, एकदम पता है। कितना दिया है? 20 की स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे?
फाइंड कर देंगे ए, ये है 400, ये कंप्लीट 0 हो गया, प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 400, ठीक है। 2 से कैंसिल किए, 2 2 जा 4, 0 0, ये हो गया 400 इक्वल टू क्या हो गया 200 ए, कैंसिल कर दिए तो ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया ए की वैल्यू, ये क्या आ गया ए की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, तो F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, तो हो गया यहाँ पे 7000 इंटू 2, मतलब कितना हो गया 14,000 न्यूटन। बस यही सॉल्व करना था। सबसे पहले ये देखिए क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट F इक्वल टू एम इंटू ए लगेगा या A इक्वल टू F बाई एम लगेगा। इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, उसके बिना नहीं होगा, इसलिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो कुछ नहीं किए, देख लिए पहले क्या गिवन है, अब किस इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें A फाइंड करना है। तो यहाँ पे यदि बोलते सर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हम बोलते नहीं होगा, ठीक है। देख सकते थे v स्क्वायर, अब यहाँ पर v है ही नहीं तो a कहाँ फाइंड होगा, v भी अननोन है, a भी अननोन है, इसलिए हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से यूज किए और a की वैल्यू को निकाल लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या किए, इस a को मास से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 1 मेट्रिक टन में होता है 1000 kg। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को भी ज़रूर बताइए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।